देख रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो है बड़ी बातें कहीं और उन्होंने ये कहा कि तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें जो विस्तार हैं और उनकी जो संभावनाएं हैं उनको बल मिलता है। इस बैठक के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो दोनों देश हैं तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उससे नई संभावनाएं पैदा होती हैं। भारत और जर्मनी के बीच अहम समझौते हुए हैं और हम बड़ी बातें बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा चांसलर शोल्ज और उनके प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और ये भी कहा कि चांसलर शोल्ज के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को नई गति मिली है। तो ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा नवोन्मेष और कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। तो नवोन्मेष और कौशल विकास में सहयोग बढ़ाएंगे और इस पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और रक्षा क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण है, उसके महत्व पर बल दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हरित और सतत भागीदारी और दूसरे चरण में हरित और सतत भागीदारी के दूसरे चरण में हम पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्ष दोनों के लिए चिंता का विषय है। ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही अपने संबोधन में। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति स्थापित करने में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। तो शांति स्थापित करने में भारत के योगदान की उन्होंने बात कही और कहा कि हर संभव योगदान के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और जर्मनी एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। लोगों के बीच संपर्क हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की उन्होंने बात कही और कहा कि लोगों के बीच जो संपर्क है वो अहम संबंध है इस भागीदारी में। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की युवा शक्ति जर्मनी में अपना योगदान दे रही है। भारत की युवा शक्ति का उन्होंने जिक्र किया और जर्मनी में किस तरह से योगदान उसका लगातार जारी है उसकी भी उन्होंने बात की। तो ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही, जिसमें तमाम क्षेत्रों का विस्तार, तमाम क्षेत्रों में भागीदारी और किस तरह से जो युवा शक्ति है उसका जो है भरपूर जो है योगदान लिया जा सकता है और जो दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण है उसकी भी उन्होंने बात कही। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी हमने देखा संयुक्त प्रेस वार्ता और जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के ही संबोधन को सुना। विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से भागीदारी आगे बढ़ाने की बात की गई है और एक विश्वास जो है वो जताया गया है, वो दोनों के संबंधों में किस तरह से एक नई उड़ान दिखाता है। देखिए रमा, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जर्मनी का भारत की तरफ जो रुझान है वो इतना स्वाभाविक तरीके से क्यों बढ़ा है। आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी यूरोपीय देशों पर, जो गैस की प्राइसेस अचानक बढ़ गई क्योंकि जो कनेक्शन था रशिया ने काट दिया, क्योंकि रशिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने मिलकर के सैंक्शंस लगाए और सैंक्शंस एक दो नहीं 16,000 सैंक्शंस जब रशिया पर लगे तो रशिया ने जो गैस की सप्लाई थी वो बंद कर दी। और चूँकि पहले सस्ती गैस यूरोपियन यूनियन को दी जाती थी, खासतौर पर जर्मनी जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था, अचानक जब उसके लिए गैस के प्राइसेस महंगे हो गए तो वहाँ पर जो इकॉनमी है वो बिल्कुल शैम्बल में आ गई। तो आप सोचिए पॉजिटिव टेरिटरी से किसी भी इकॉनमी का नेगेटिव डिक्रीज़ होना कितना बड़ा शॉक हो सकता है। तो अभी जो IMF की ताज़ा रिपोर्ट है उसमें भी जो जर्मनी, जो कि यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति है, महाशक्ति कहा जाता है, वो नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है, यानी वहाँ की इकॉनमी डिक्रीज़ कर रही है। अभी जो AHK इस दौरे से ठीक पहले एक AHK सर्वे कराया गया और उसमें 50% से ज़्यादा जो कंपनियां हैं भारत में, उन्होंने ये कहा कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। बल्कि दूसरी ओर जो ग्रेटर चाइना, जिसमें कि हांगकांग और ताइवान शामिल है और चाइना शामिल है, वहाँ पर 28% कंपनियां कहती हैं कि वो अपने जर्मनी से जो होने वाला निवेश है उसमें कमी लाएंगी। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स यूरोपियन यूनियन खासतौर पर जर्मनी ने झेले, और आपको याद होगा कि चिप्स की सप्लाई ना होने की वजह से जो जर्मन कार मेकर्स हैं, कार कंपनीज थी, बिल्कुल वहाँ पर स्टॉप हो गया था मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जर्मनी बहुत अच्छे से समझ रहा है कि पूरी दुनिया को एक रिलायबल सप्लाई चेन की ज़रूरत है। और जो आज समझौता हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इशारों में कहा कि दुनिया को अगर आपको एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन देनी है तो आपको भारत के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और उसी का नतीजा है कि आपने आज 8
एग्रीमेंट्स देखे हैं, तो ये न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट, जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे दौरे के दौरान बार बार जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो होल ऑफ गवर्नमेंट कर रहे हैं, और होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरी की पूरी कैबिनेट जो चांसलर ओलाफ शोल्ज की आई है और भारत की कैबिनेट के जो अहम मंत्री हैं वो सभी के सभी एक साथ मिलकर के जो इस इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में अभी इन्होंने हिस्सा लिया है। तो 8 एग्रीमेंट पर साइन होना और उसमें जियो स्ट्रैटेजिक जो पोटेंशियल है दोनों के बीच में उसको बढ़ाना, सिक्योरिटी डिफेंस के साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है और टेररिज्म के खिलाफ म्यूचुअल सहयोग को बढ़ाना, और साथ ही साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनमें जो सहयोग की जो उड़ान दिखाई दी है, मुझे लगता है कि जर्मनी और भारत आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और भी ज़्यादा पास आते हुए दिखाई देंगे। और भारत की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसके लिए शायद बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत से जाने वाले जो स्किल्ड वर्कफोर्स हैं, वीज़ा की बढ़ोतरी 3 गुने से ज़्यादा की बढ़ोतरी किया जाना और साथ ही साथ एक लिबरल जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो भारतीय स्किल्ड फोर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल अजय, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि पुराने जो नॉर्म्स थे, पुराने जो प्लेटफॉर्म्स थे, अगर हम वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं वो वर्तमान और भविष्य के लिए अब उनमें बदलाव की ज़रूरत है, और भारत और जर्मनी जो है इसमें सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये किस तरह से इस स्टेटमेंट को देखते हैं, किस तरफ इशारा? देखिए, अब ये प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 20वीं सदी के जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं वो 21वीं सदी के सॉल्यूशंस नहीं दे सकती हैं। स्पष्ट तौर पर ये कहना कि उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अलग अलग मोर्चों पर प्रधानमंत्री इस बात को कहते भी आए हैं। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का समर्थन जर्मनी ने पहले से किया है। भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको फ्रांस और भारत ने शुरू किया, उसका आगे बढ़ कर के जर्मनी सहयोग करता रहा है। अगर आप देखें, आपको याद होगा G20 की प्रेसिडेंसी है, उसका खुल करके समर्थन किया था जर्मनी ने। उसमें जिस यूरोपियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की थी, उसका तो प्रारंभिक सदस्य के तौर पर भी जर्मनी जो है उसका समर्थन करते आया है। आप देखिए कि जो भारत की पूरी बुनियादी ढांचे की कहानी है उसमें जर्मनी की कंपनियां बहुत ही बड़ा योगदान दे रही हैं। और अभी इसी महीने यूरोपियन यूनियन को लेकर के एक बहुत बड़े बिजनेस क्या कहते हैं एसोसिएशन की शुरुआत की गई है, जिसमें न केवल जर्मनी बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन के 4500 आप समझिए जो कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन बनाया गया है। और ये फोकस है कि पूरे यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां हैं वो भारत को एज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी फोकस करें। तो आप समझिए कि 16 लाख ये जो सारी कंपनियां हैं 16 लाख रोजगार पैदा करती हैं भारत में, और कितना इंपॉर्टेंट है इसका कंसोर्शियम बनना। और भारत की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिसमें लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाए, ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें जर्मनी काफ़ी बड़ा एक्सेल करता है। और बहुत बड़ा सहयोग आपको आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच जो MSME इकोसिस्टम है, जिससे शायद जर्मनी के जो MSME इकोसिस्टम से पूरी दुनिया को सीखने की ज़रूरत है, इसमें दोनों ही देश और करीब आपको आते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह जो कहा कि ये जर्मन की कंपनियों के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर सुन रही होंगी। और जितनी मेरी जर्मन कंपनी से बात हुई, स्पष्ट तौर पर वो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम मान रहे हैं भारत में आने का, और अपने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें और ज़्यादा वो मजबूती करेंगे। इसलिए भी क्योंकि भारत एक बहुत ज़बरदस्त विकल्प है, और ये जो भरोसा है, चूंकि दूसरे कंट्रीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसमें पूरी दुनिया जानती है कैसे सप्लाई चेन को आघात लगा है, तो दूसरी कंट्रीज़ का जो फोकस है अब स्पष्ट तौर पर भारत की ओर दिखाई दे रहा है, और इसका फ़ायदा आने वाले जो भारत की युवा पीढ़ी है उसको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सुबह के वक्तव्य की आपने बात की है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत और जर्मनी के जो संबंध है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशनल हैं। तो ये अपने आप में एक कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी मजबूती, और ये जो सहयोग की साझेदारी है इसको और कितना मजबूत करते हुए दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है, जहां पर जो सबमरीन्स की सप्लाई है उसको लेकर के जर्मन कंपनीज लगातार कोशिश कर रही हैं, वो आएंगी। एविएशन एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जिसमें भारत की इंडिगो जो एयरबस है, हालांकि जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, लेकिन उसका एक लाइन ऑफ असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जो कि हैम्बर्ग में है, और वहाँ से हर हफ्ते एक एयरबस का प्लेन भारत के इंडिगो के लिए सप्लाई किया जा रहा है। तो एविएशन एक दूसरा सेक्टर जो स्पष्ट तौर पर मुझे दिखाई दे रहा है। दिल्ली से मेरठ के बीच में जो
नया कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें जो ट्रेन्स चल रही हैं वो जर्मनी के सहयोग से उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। उसके 1 साल हो गए हैं। आज ही जर्मन चांसलर ने कहा कि 50% जो मेक इन इंडिया ट्रेन्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग जर्मनी में की गई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत में की गई है। तो इस तरह के कोलेबोरेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अब जो न्यूली इमर्जिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी जिसमें भारत बहुत एक्सेल करता है, तो उसमें जर्मनी का जो इनोवेशन है वो कैसे एक साथ आगे मिलकर के आगे बढ़ सकता है, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। बट मुझे लगता है कि जो एक बड़ी बात जो बार बार आज सुबह से दोहराई जा रही है कि जर्मनी इस बात का भी समर्थन करता है कि जल्दी से जल्दी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो FTA है, जो कि 20 सालों से जिस पर बात चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच गया है। और जर्मनी एक बहुत सशक्त देश है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है उसको जल्दी से जल्दी अंतिम नतीजे पर पहुंचा जाए। एक कंट्री के तौर पर आज चांसलर ने कहा है कि वो पूरा समर्थन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें दोनों देशों की या दोनों ही पक्षों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं, और 3 सेंसिटिविटीज़ आज पीयूष गोयल साहब ने कहे कि आपको एक दूसरे के सॉवरेंटी का सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जैसे हमारे यहाँ डेयरी और फार्मिंग सेक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जो यूरोपियन यूनियन की सॉवरेंटी है अलग अलग देशों की और हमारे राज्यों की जो सॉवरेंटी है उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत जल्दी आप भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक FTA होते हुए देखेंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय इकोनॉमी को होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक शायद सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा, जो अभी अमेरिका और उसके बाद चीन के तौर पर भारत के सामने स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल, इसी का असर और आपसे अजय समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर भारत और जर्मनी के संबंधों की बात करते हैं, व्यापारिक संबंधों के साथ साथ राजनयिक संबंध भी हैं, सामरिक संबंध भी हैं, और रक्षा क्षेत्र में भी जो संबंध है, रक्षा और सुरक्षा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जिक्र भी किया कि जो अशांति है विश्व परिदृश्य में कई क्षेत्रों में, या तनाव है या अस्थिरता है, वो होना कितना ज़रूरी है। ऐसे में भारत और जर्मनी के बीच में ये जो समझौते हैं या ये जो भागीदारी है, ये कितने आगे एक जो है दिशा देने वाली भूमिका अदा कर सकती है? देखिए, जर्मनी की मजबूरी को रमा थोड़ा समझना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में अमेरिका के साथ खड़ा नजर आया यूरोपियन यूनियन, जिसमें जर्मनी ने लीड किया, और वो बार बार अब हर मोर्चे पर ये कहने के लिए विवश हैं कि रूस ने जो गलत किया है उसको जल्दी से ठीक किया जाना चाहिए, और भारत से समर्थन की अपील करें। भारत लगातार वो कह रहा है कि शांति समझौते के लिए वो जो भी प्रयास होगा वो करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं दिखाना चाहता हूँ जो फोकस ऑन इंडिया, आज सोचिए कि 16 अक्टूबर को ही पूरी जर्मनी की कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्मनी की पूरी कैबिनेट ने इस फोकस ऑन इंडिया पेपर को मंजूरी दी है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज सुबह अपने APK 2024 के दौरान भी किया और अपने इंटर गवर्नमेंटल जो कंसल्टेशन है उसके दौरान भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें तो इसमें 10 सेक्टर्स हैं जिसको प्रायोरिटी फोकस बनाया गया है भारत और जर्मनी के बीच में, और उसके साथ साथ उन 10 फैक्टर्स जो कि बायलैटरली हम देख रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन हम मल्टीलैटरल लेवल पे या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के रोशनी में देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन का रिलेशन जो इंडिया के साथ है उसमें जर्मनी की क्या भूमिका होगी, उस पर इस पेपर में खासतौर पर जिक्र किया गया। और मल्टीलैटरल फोरम्स में भारत के साथ कैसे आप समझौता कर सकते हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक को लेकर के जो भारत की नीति है, जिसका आसियान में जिक्र किया गया लगातार, उसको कैसे जर्मनी समर्थन दे सकता है, G20 जैसे आर्थिक मोर्चे पर कैसे समर्थन कर सकता है, जो साउथ चाइना सी है उसमें जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ओपन नेगोशिएशन को समर्थन दिया जाना चाहिए, उसमें जर्मनी कैसे समर्थन दे सकता है, और साथ ही साथ जो जर्मनी की पॉलिसीज़ हैं वो कैसे भारत के साथ कैसे मिलकर के आगे जाएं। मिसाल के तौर पर जो उनकी लेबर एंड माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें कैसे भारत को फ़ायदा पहुंचाया जाए, और जो MSME सेक्टर है उसमें कैसे मेलजोल बढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ों को लेकर के ये जो इंडिया फोकस है वो काफ़ी बड़े एक तरह से विजन की तरफ जाता है। ऐसे बहुत कम देश हैं पूरी दुनिया में जर्मनी का इस तरह का संबंध है कि आप पूरी की पूरी कैबिनेट दोनों देशों की बैठी है और हर 2 साल में ऐसा होता है। तो अब जो रोड मैप है
भारत और जर्मनी के सहयोग का वो और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि 2 साल के लिए एजेंडा बिल्कुल तय हो गया है और आने वाले दिनों में आप भारत और जो जर्मनी की जो दो आर्थिक महाशक्तियां हैं, और आप समझें कि भारत के जस्ट ऊपर जर्मनी है, उसके ऊपर जापान, और हम बार बार ये लगातार सुन रहे हैं अलग अलग मोर्चे पर कि जर्मनी और जापान दोनों को ही पछाड़ कर 2 से 3 सालों में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगा और केवल चाइना और अमेरिका भारत के आगे नजर आएंगे। तो 2030 तक का जो ये टाइम टेबल है भारत के लिहाज से काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रहा है। और जापान और जर्मनी को ये पता चल चुका है कि अब भारत अपने इस विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने जा रहा है, और जो समस्याएं हैं वहाँ पर रेड टेपिज्म की समस्या, जो एजिंग पॉपुलेशन की समस्या, जो है राजनीतिक अस्थिरता की समस्या, उसका नुकसान भारत को कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जर्मनी जापान जैसी इकॉनमीज को ज़्यादा। बहुत शुक्रिया अजय, विस्तार से तमाम विषयों को समझाने के लिए।